आज एक बेहद अहम मुद्दे पर बात हो रही है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आता और जब अमेरिका का साथ मिल जाता है तो ऐसा लगता है भाई उसमें हवा भर गई है और फिर तो वो आधी दुनिया को अपने साथ खत्म करने की बात कर रहा है। आधी दुनिया को ले डूबेगा ऐसा मुनीर कह रहा है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि युद्ध के लिए समस्त देशवासियों को तैयार रहना है। तो अब इस घटनाक्रम को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए और उस धमकी में कितना दम है, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बहल सर इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वैभव हैं और हमारे साथ स्थाना सर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहल साहब, क्या हो गया मुनीर को? मतलब दिमाग सब ठीक ठाक है? फैनाज जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं है। कोई भी क्या ऐसी स्टेटमेंट देगा कि आधी दुनिया को हम तबाह और बर्बाद कर देंगे? और अगर हम नॉर्थ कोरिया के साथ कंपेयर करें, वो बोले ऐसे तो फिर भी चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान का जनरल जो अभी भी फील्ड मार्शल बना है, क्या वो ये स्टेटमेंट दे सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फूक मिली है उनको प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार लंच कराया और दोबारा बुलाया है, और दोबारा बुलाया कुरिला के साथ उन्होंने फेयरवेल सेरेमनी अटेंड की, और उसके बाद वो जनरल डैन केन से भी मिले जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है। तो कहीं ये ऐसी फूक ने उनका दिमाग जो है कहीं सातवें आसमान पे तो नहीं ले आया है, हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़ रहे हैं। और क्या वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे? आप उनकी स्टेटमेंट देखिए ना, वो कहते हैं अगर आप डैम बनाएंगे तो हम 10 मिसाइल से उड़ा देंगे, और अगर आप हमारी माँ जो है हमारे लिए, चाहे वो काली ही क्यों ना हो या धरती माँ काली ही क्यों ना हो, माँ के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे। वो अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे और बोल रहे थे कि काली माँ भी होगी तो आप पाकिस्तानी जो वहां के थे, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो यूएस के अंदर है, टैंपा के अंदर, उनको कह रहा था कि आप अपने लोगों को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्या इस स्टेटमेंट से वो सहमत हैं कि आधी दुनिया को तबाह कर देना चाहिए? क्या वो अभी तक कोई भी और प्रेसिडेंट होता उनके सिवाय तो जरूर उनको एक ना एक वार्निंग जरूर देता या उनको कहीं ना कहीं एडवाइजरी देता। लेकिन क्या ट्रंप करेंगे ऐसे उनके साथ? नहीं करेंगे। ट्रंप को तो वो अपने तो ट्रंप की तबीयत ठीक है कि नहीं, इसी पर डाउट हो जाता है। इसी पे डाउट हो जाता है। हाँ। और आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि उन्होंने भारत को एक मर्सिडीज बेंज से कंपेयर किया है और साथ में अपने आप को एक डंप ट्रक से, जिसके अंदर गंद ले जाया जाता है, वेस्ट ले जाया जाता है, ग्रेवल ले जा सकते हैं, वैसे ग्रेवल भी ले जाया जा सकता है। तो जिस आदमी का दिमाग इस बात पे है कि उनका देश डंप है, डंप ट्रक है, जो कि जिसमें वेस्ट होता है, गंद होता है, तो सोचिए वो अपने देश के बारे में ऐसे सोच रहा हो तो भारत के बारे में क्या भारत डरेगा इस गीदड़ भपकी से? क्या भारत इस पे एक्शन करेगा? नहीं। क्या हमें अपनी SSBNs को तैयार करके रखना चाहिए कि नहीं? तो यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी संग ले डूबेंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि तुम में बस खुद को डुबोने की औकात है, किसी को साथ लेके तो चलना तो दूर, डूबना तो भूल ही जाओ, उसको डुबोना। तो वैभव, अभी लग रहा है कि खुद के पास ना तो पैसे होते हैं ना हथियार होते हैं। ट्रंप साहब ने 2 बार दावत पे क्या बुला लिया, इतनी हवा भर गई है कि अब कुछ भी ख्वाब देख रहे हैं शेख चिल्ली की तरह से। देखिए, पाकिस्तान की एक बीमारी है, उसको कहते हैं प्री मैच्योर सेलिब्रेशन। ओके। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान का अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें, वो हमेशा प्री मैच्योरली सेलिब्रेट करते हैं। अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो उन्होंने सेलिब्रेशन चालू कर दी। उन्होंने कि भाई जब तालिबान आ गए, एक बार हमने सोवियत यूनियन को, एक वर्ल्ड पावर को हराया, हमने दोबारा जो है अमेरिकन को, एक जो आज की सुपर पावर है, हमने उसको हरा दिया। तो उन्होंने शादियाने बजाए, आपको पता होगा पाकिस्तानी मीडिया बहुत मॉक कर रहा था कि जी देखें, और फैज़ हमीद देन ISI चीफ, वो सेरेना होटल पहुंच गए, वहां पहुंच करके चाय पीनी शुरू कर दी और बोले एवरीथिंग विल बी फाइन। और वो उसका जो नतीजा अब आया है, जो पाकिस्तान में लाशें गिर रही हैं, सिर्फ इस साल 600-700 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं उनकी, और उसमें तालिबान का एक बहुत बड़ा रोल है और उनकी अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन अभी भी कर रहे हैं उसी तरीके से कि जी पाकिस्तान में ना, देखिए जैसे ही उसने एक बात और भी बोली, उसने कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो इस्लाम के नाम पे बनी। एक रियासत तैयबा, जिसको रियासत मदीना इमरान खान कहता था, तो रियासत तैयबा बनी थी, और दूसरी पाकिस्तान बनी है, और ये क़यामत तक कायम रहने के लिए बनी है। तो अगर ये क़यामत तक कायम रहने के लिए बनी है तो फिर बांग्लादेश क्या है? वो एक बार तो टूट चुकी है ना रियासत, तो इसका मतलब है क़यामत तक कायम रहने के लिए नहीं बनी है। तो दूसरी चीज ये है कि देखिए, वो मदरसा छाप है,
दुनिया का पहला आर्मी चीफ है, दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का पहला आर्मी चीफ है जिसकी फॉर्मल एजुकेशन मदरसे में हुई है। ट्रू। ठीक है। एंड उसके फादर खुद भी मौलवी थे, मदरसे में ही, मदरसा ही चलाते थे, वहीं पढ़ाते थे, वो वहां से ही पढ़ के निकला हुआ है। अब लेकिन उसने ये सेम जुमला वहां पे भी बोला कि जी देखें, जैसे उस रियासत तैयबा जो आज सऊदी अरेबिया है, वहां पे ऑयल निकल आया, मिनरल्स निकल आए, और उसके दम पे उनके पास आज जो है वो इतना पैसा है, तो कहे कि अगर हम अपने अमाल ठीक कर ले, अगर हम इस्लाम पे चलना शुरू कर दें, तो हमारे यहाँ पे भी इस तरह की मिनरल्स निकल आएंगे। लास्ट टाइम जब हमारा आपका डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स को माइन करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में वो डोनाल्ड ट्रंप को वो सपना बेच रहे हैं, वो चूरन। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि जी देखें, मैं आ गया हूँ, ठीक है खलीफा, अब ये माइनिंग शुरू होगी, मिनरल्स आ गए हैं, तो अब यहाँ से हम मिनरल्स निकालेंगे और अमेरिका को बेचेंगे, अमेरिका निकालेगा और हमारे यहाँ हर किसी के पास पैसा होगा और हर कोई अमीर हो जाएगा। पाकिस्तान जब भी इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में जाता है जहाँ पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, जैसे नवाज शरीफ को जब जेल में डाला तब हुई, या अभी उस समय भी अगर आप देखें तो महंगाई बहुत बढ़ रही थी, इमरान खान को जबरदस्ती रिगिंग करके लेके आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, अचानक से पाकिस्तान में तेल निकल आया था। हाँ, ठीक है, तेल तो इस बार भी निकलवा रहे थे ट्रंप, और अभी भी देखे तेल निकल रहा था। तो पाकिस्तान जब भी किसी क्राइसिस में आता है ना, तो पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान में तेल निकल आता है, या इस तरह की चीजें करते हैं वो। किसका तेल निकलता है? वो क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, लेकिन आप ये सोचिए कि या तो हिंदुस्तान के साथ जंग, तो हिंदुस्तान के साथ तो एक शॉर्ट वॉर हो गई, लेकिन वो पॉपुलैरिटी 3-4 महीने का विंडो मिला, अब वो भाई वेव ऑफ हो गया, पता चला कि यार चलो ठीक है, उसका खुमार उतरा, तो तेल निकल आया। अब मिनरल्स की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके उनका ये है कि भाई मैं ऐसी पोजीशन में आ जाऊं जहां पे मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं पाकिस्तान का, और 18th अमेंडमेंट, उन्होंने उसी इवेंट में ये भी कहा कि 18th अमेंडमेंट वापस होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट बेसिकली क्या है, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको ऑडियंस के लिए समझा दूं। 18th अमेंडमेंट जब भुट्टो की, बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, मुशर्रफ ने उनकी हत्या कराई, तो जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो जरदारी प्रेसिडेंट बने, यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में जो सारा पावर और पैसा जो सेंट्रलाइज करके रखा हुआ था इस्लामाबाद के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उन्होंने स्टेट्स को उनके राइट्स दे दिए कि भाई आप पैसा और बहुत सारे राइट्स आप अपने खुद मैनेज करो। तो इस चीज से क्या हुआ कि जो ग्रिप थी आर्मी चीफ की या आर्मी की इन सूबों के ऊपर, अलग अलग स्टेट्स के ऊपर, वो कमजोर हो गई, बिकॉज वो सेल्फ सस्टेनेबल हो गए, उनके पास पैसा उनका अपना हो गया, तो अब वो उनको ब्लैकमेल नहीं, उतना वो लेवरेज नहीं रह जाता है, तो अब वो उसको वापस कैसे लाना है। तो ये इस तरह की बातें, और देखिए जो कि मदरसा छाप है, एक पॉपुलैरिटी चाहिए, प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनका भी दोस्त नहीं है, उनको भी गलत फहमी है। और आखिरी एक लाइन, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा से ही जीएचक्यू और पेंटागन के रिलेशन रहे हैं, वो कभी कैपिटल हिल और इस्लामाबाद के रिलेशन नहीं थे, कभी वो ISI CIA रिलेशन कभी नहीं थे। लेकिन अमेरिका में बैठकर सर, आप अमेरिका में बैठकर कह रहे हैं आधी दुनिया को खत्म कर देंगे, न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं तीसरे मुल्क में जाकर, जिससे हिंदुस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इनके पाव के न्यूक्लियर बम में कितना दम है? देखिए, जहाँ तक अभी जो उन्होंने बोला है और जो भी अभी दो पैनलिस्ट ने बताया है, मैं इसको थोड़ा सा सामरिक तौर पर ले जाता हूँ। इसमें इस चीज़ को, ये स्टेटमेंट वो वहाँ पर, ये स्टेटमेंट शायद पाकिस्तान में भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दी। अभी अगर वो ये स्टेटमेंट वहाँ पर दे रहे हैं, तो इसमें एक एंगल ये भी है कि अमेरिका ने, उनका भी एक डीप स्टेट है, उनका भी CIA है, और उनका भी एक एंगल हो सकता है कि उससे ये बुलवाया जाए इस टाइम पर, क्योंकि इससे बुलवाने का फ़ायदा क्या है कि सबसे पहले एक प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार प्रूव करना चाह रहे थे, अगर आपको याद हो, कि उस समय हालात न्यूक्लियर की तरफ पहुंच गए थे सिंदूर के टाइम में, लेकिन भारत ने बोला न्यूक्लियर का ऐसा कोई ना जिक्र हुआ, ना कोई बातचीत हुई है, और ना ही उस हालात, उस बुरी हालत में पहुंचे थे। अब क्या है कि वो ये बताना चाह रहा है कि नहीं, देखिए मैं न्यूक्लियर कंट्री हूँ, और मैं न्यूक्लियर कंट्री जो है, मैं इस किस्म का हथियार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सचमुच उसके हिसाब से, मुनीर के हिसाब से, ये न्यूक्लियर हालात तक पहुँच गए थे, और उसने कुछ ना कुछ उनको कंट्रोल कराया। और अब देखिए, अभी मैं ऐसा भी कर सकता हूं, क्योंकि आपने पानी रोक दिया है, तो पानी जो है मेरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जोड़ने की कोशिश कीजिए, जो उसने अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग दी हुई हैं, और अगर पानी रुक गया तो मैं
मिसाइल मार सकता हूं, हाँ 10 मिसाइल मारेंगे और कहते हैं 10 मिसाइल की मिसाइल मार कमी के नहीं है। उसको बर्बाद करेंगे। पहली बात। हाँ। दूसरी चीज ये है कि अगर एस्केलेशन होता है तो मैं न्यूक्लियर कंट्री हूं, ये बताना चाह रहे हैं। अब इसको अगर आप इसी चीज से इंटरप्रेट करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनकी मुसीबत ये है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, हालांकि अमेरिका ने उनको मदद कर दी और जिस हिसाब से भी उनको लाइमलाइट मिल गई, व्हाइट हाउस में चले गए, वो बात अलग है। लेकिन अभी हमारे एयर चीफ ने भी जब बताया है कि भाई गिना दिया कि क्या क्या नुकसान हुए हैं, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन एक चीज का है। यानी बेइज्जती हुई तो फिर डाइवर्ट कर दिया फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमें ये महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये महसूस हो रहा है कि यार उसका जो इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन अबेयंस है, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमारा तो पानी बंद हो गया। अब ये कर क्या रहे हैं ये आसिफ मुनीर जी? फील्ड मार्शल तो बन गए, अब कर क्या रहे हैं? तो कुछ तो करो ना। तो अब वो धमकी देना शुरू कर रहे हैं कि भैया ये पानी जो है मत रोकना, अगर आप बांध बनाओगे तो ये दिक्कत नहीं, होगी। क्लॉज लगा के मिसाइल चला रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं हाँ। कि अगर डैम बनेगा अगर तो डैम मिसाइल बनेगा, चलाऊंगा। हाँ, मिसाइल चलाने की हिम्मत है नहीं। नहीं, बिल्कुल। और तो इंडस अब जो एक डैम, मिनट, सॉरी, लेट मी फिनिश ऑफ। अच्छा, तो उसी हिसाब से तो एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि अमेरिका का इस समय जो भी ये ईगो की लड़ाई है, हमने आपके यहाँ में मेरे विचार से डिस्कशन हुआ है, मैंने भी पता नहीं कई जगह डिस्कशन किया है इस बारे में कि ये जो डबल ट्रायलिफ लगा है, ये इकोनॉमिक के एंगल से नहीं लगा है और ना ही ये एंगल इस एंगल से लगा है कि रूस का है, क्योंकि अगर रूस के हिसाब से लगता तो चीन का पहले लगना चाहिए था, और चीन का बहुत और ज्यादा आप खुद रूस से इतना बड़ा व्यापार करते हो, 2024 के आंकड़े हैं आपके ये पास। दोनों एंगल नहीं है। एंगल अभी ये है कि ईगो पर बात अटक गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के ईगो पे बात अटक गई है तो वो बार बार ये प्रूव करना चाह रहा है, किसी ना किसी तरीके से भारत को प्रेशर में डालने वाली बात है। तो ये आदमी अगर वहां जाके एक कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट दे देता है और भारत के कुछ हरकत हो जाती है, वो बात अलग है कि भारत काफ़ी मैच्योर देश है, ना ही कोई हमने आलतू फालतू की स्टेटमेंट दी है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब साफ साफ दिया हुआ है कि भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर क्या रहा है वो, एक्चुअली तो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल ही है ना। अगर भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल से कन्विंस होना था या भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरना था तो हमने सिंदूर शुरू ही नहीं करना था। तो भारत तो बिल्कुल क्लियर है इस बारे में कि आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल वहां चल सकता है, हमारे यहां नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो आप इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हमारा जो एक्शन है वो हम करते रहेंगे। पानी बंद है, हेल्ड इन अबेयंस है इंडस वाटर ट्रीटी, वो वैसे ही रहेगी। आप जो मर्जी कर लो, आपने मिसाइल जो तुमसे बनता है कर लो, ये भारत का मैसेज है और मेरे विचार से ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा है। ये जो उनको 2-3 बार उनको जो सपोर्ट मिला है ना, कि एक बार व्हाइट हाउस में खाना खिला दिया और अभी मिला दिया, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहां तक कि इन्होंने बताया मेरे को पैनलिस्ट ने, जो सेंट्रल आर्मी कमांडर होता है अमेरिका का, जिसकी फेयरवेल में ये गए हैं, उसकी सबसे बड़ी जो पूरी नौकरी उसकी होती है मिडिल ईस्ट के टेररिज्म से निपटना। ठीक है। और ये आईएसआई के ये चीफ भी रहे हैं, तो इन लोगों का क्या होता है कि इनके पास काफी इंफॉर्मेशन है, ये हमें उनको ग्रांट करना पड़ेगा, और इसलिए इन लोगों की जो आपस में मेल मिलाप होता है वो होता है। इससे ज्यादा हमें उसमें रीड नहीं करना चाहिए। जहां तक अमेरिका का सवाल है, ये जो तेल तूल मिलने वाली बात है, 0.02% तेल है वर्ल्ड का पाकिस्तान के अंदर, और उसको निकालने में अगर प्रॉफिटेबल होता तो सऊदी अरेबिया कब का निकाल चुका होता, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो सब एक तरीके से खिसियाली बिन्नी खंबा नोचे वाली बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी खिसिया के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और ये भाई साहब भी खिसिया के बिल्कुल। वो 35 मिनट की बातचीत में मोदी जी ने अच्छी खासी ईगो इतनी हर्ट कर दी है कि ट्रंप इस वक्त जो है काफी खिसियाए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी इज्जत बचाएं कि मैं हूं बिग डैडी। बिल्कुल। ट्रंप का मेजर प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस आउटकम को वो चाहते हैं वैसा आउटकम हो, लेकिन हर समय वो होता नहीं। वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ और ही है। तो अभी वो चाहते थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं करना, उनको करना है मेक ट्रंप ग्रेट। और वो किसी तरीके से भी हो, उसके लिए वो नोबेल पीस प्राइज की भी बात करते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज की जब वो बात करते हैं, तो अगर उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है, जो कि 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर उनका रोल पे कोई ये प्रश्न उठाता है कि आपने मध्यस्थता नहीं की है, या ऐसा बोलता है कि किसी देश ने नहीं की है, तो वो उनको चुभता है।
ये इनकी पर्सनल ईगो पे चुभता है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था ये 25% टैक्स लगाने का। दूसरा जो अतिरिक्त 25% टैक्स है वो तो रशिया को प्रेशर में लाने के लिए कि रशिया के ऊपर अगर उसको ये लगेगा कि सेकेंडरी टैरिफ्स लगेंगे जिन देश के साथ वो ट्रेड करता है, तो उसकी अपनी इकोनॉमी जो है वो सफर करेगी, उतना पैसा वो फ्यूल में नहीं ला सकेगा जो कि एक वॉर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए चाहिए उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। लेकिन यहां एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, ये जब वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं कि इंडस पे डैम बनाया, हमने तो कोई डैम नहीं बनाया आज तक इंडस के ऊपर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक छोटे मोटे प्रोजेक्ट होंगे पर कोई डैम नहीं बनाया। हमने डैम बनाने की बात कर रहे हैं तुलबुल के ऊपर जो कि झेलम नदी के ऊपर है, जो लार्जेस्ट वुलार लेक, जो लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज का लेक है, उसके ऊपर की बातचीत चल रही है। अभी कोई भी बात इंडस रिवर के ऊपर डैम बनाने की नहीं है। तो ये अगले 10 साल तक, अगर एक डैम को बनने में 10 साल लग जाते हैं, 5 से 10 साल। तो मुनीर ने सोच समझ के बयान दिया है, मतलब मिसाइल चलाने की अभी औकात तो है नहीं है, तो इसीलिए कहा कि जब डैम बनेगा तो 10 मिसाइल मार रही। और एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं मैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है, वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, इनकी वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस दिन इसका इस्तेमाल होता है तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है, और यही बात वो कह रहे थे, आधी दुनिया को हम तबाह कर देंगे। लेकिन इस वजह से ही मैं ये प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स इनके देश के अंदर है, क्या वो सेफ हैंड्स में है? क्या उनके ऊपर IAEA की निगरानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या अमेरिका को इस बात का सीरियस व्यू नहीं लेना चाहिए कि जो आतंकी एलिमेंट्स, उन्होंने कहा है कि वो ग्लोबल टेररिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, UN डेजिग्नेटेड हो या अमेरिकन हो, यहां तक कि $10 मिलियन का जो अवार्ड है वो तो US ने लगाया है लश्कर तैयबा के सरंगना के ऊपर, हाफिज सईद के ऊपर। अगर वो लोग क्लोज है आर्मी के, वो फ्रंट लाइन है, तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी दिन उनके हाथ में भी पहुंच सकते हैं? ये चिंता पूरे विश्व को होनी चाहिए। तो यहाँ मुनीर अमेरिका की धरती पर बैठकर ये कह रहे हैं कि मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा अगर पाकिस्तान के अस्तित्व में सवाल आया, तो बिग डैडी की मर्जी के बिना तो नहीं कह रहे होंगे, ट्रंप की शह मिली होगी तभी कह रहे होंगे। और ट्रंप की ईगो क्या इतनी बड़ी हो गई है कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत कराने को तैयार है? देखिए, पहली बात जो सर ने जहां बात छोड़ी वही बात है कि उसने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, ये बोल के। ट्रंप तो है, आज कल चला जाएगा, बट ये जो उसने स्टेटमेंट दी है ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी हमेशा। ठीक है कि पाकिस्तान दुनिया का एक लौता आर्मी चीफ है जिसने न्यूक्लियर वेपन यूज करने की बात कही है और कहा हम आधी दुनिया को लेके जाएंगे। और वो बात कही कहाँ है वैभव? यहाँ पर बात ये अमेरिका में जिस आदमी को आप नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हो, उसकी धरती पर बैठकर आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हो। नहीं, देखिए, ट्रंप के साथ कुछ भी पॉसिबल है। ट्रंप अगर बलात्कार करने, बच्चों के बलात्कार करने वालों को अगर माफी दे सकता है तो ट्रंप के यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। आपको कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने ये बच्चों के साथ बलात्कार किए हैं, मर्डर्स किए हैं, होमिसाइड के एक्यूज थे। जेडी वैंस ने मना किया कि यार इनको मत माफ करो, डोंट पार्डन देम ऑल, लेकिन उसने सामूहिक माफी दे दी, कॉर्डन बिल्कुल सबको कि भाई हर कोई जो है पार्डन है। तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका जहाँ पे, देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे सारे मोरालिटी के लेक्चर्स दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा बम किसने गिराए हैं? अमेरिका ने। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किसने मारे? अमेरिका ने। सबसे ज्यादा डिस्प्लेस जो लोग, रेफ्यूजीज पैदा किए, किसने पैदा किए? अमेरिका ने पैदा किए। तो अमेरिका के पास जो है ना, अगर उनके इंटरेस्ट में चीज जा रही है, US प्रेसिडेंट के इंटरेस्ट में जा रही है, तो दुनिया में सब कुछ हलाल है। अगर उनके इंटरेस्ट में नहीं जा रहा है तो कोई हेड ऑफ स्टेट बैठ के अपने मोबाइल फोन पे सॉलिटेरी क्यों ना खेल रहा हो, उनको वहां पे रेजिम चेंज करना है। ठीक है, बिकॉज अगर उनके बिजनेस इंटरेस्ट या उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे निकलता है तो अमेरिका का दोस्त होना, दुश्मन होना किसी बात की गारंटी नहीं है। एंड एक्सेप्ट इजराइल, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो ये कह सकता है कि भाई अमेरिका इज माई फ्रेंड या हम अमेरिका के दोस्त हैं। अच्छा, उसके अपने अलग कारण है, वो इजराइल से भी दोस्ती उनकी कोई ऐसी वॉलंटरी नहीं है। और अमेरिका के लिए कहा जाता है कि अमेरिका से दुश्मनी बुरी है लेकिन दोस्ती उससे भी ज्यादा बुरी है। नहीं, ये हेनरी किसिंजर ने कहा था। हेनरी किसिंजर ने कहा था कि भाई कि टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस एंड टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। ठीक है, सो अगर वो खुद वहां, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पूरी जो है आज जो हमको दिख रही है, सब बनाई हुई किसकी? हेनरी किसिंजर की बनाई हुई है। सो वहां पे खड़े होकर वो ये बात कह रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, ये बात अब ऑन रिकॉर्ड गई है। डोनाल्ड ट्रंप कल चले जाएंगे 3 साल बाद,
उसके बाद हमेशा अभी भी आप देखिए वेस्ट में, यूरोप में अलग अलग थिंक टैंक्स में अक्सर पेपर आते हैं, डिस्कशंस होते हैं कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हैं, क्या वो सेफ हैंड्स में हैं। अब आप मुझे बताइए, एक आसिफ गफूर करके DGISPR हुआ करता था पाकिस्तान आर्मी का, उससे ये सवाल किया गया था बालाकोट के बाद कि जी पाकिस्तान में एक बड़ा शौक है ना न्यूक्लियर बम यूज चलाने का, तो उन्होंने पूछा कि भाई हम यूज कर सकते हैं। तो आसिफ गफूर ने बड़ी नपीतुली बात करी थी। उसने कहा कि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स आर पॉलिटिकल वेपन्स, दे आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड। ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एंड ही वाज द माउथ पीस ऑफ द आर्मी। अब एक आर्मी चीफ आया है जो कह रहा है कि हम तो आधी दुनिया के ऊपर चलाएंगे, ठीक है। सो अब ऐसा नहीं कि आसिफ गफूर कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा था, उसको ये पता था क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आसिफ गफूर, ये आसिम मुनीर के साथ प्रॉब्लम ये है, इनकी दो प्रॉब्लम है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप उसको यूज कर रहा है अब कि भाई तुम ये करो वो करो। आपने अपने एयरफोर्स चीफ से एक स्टेटमेंट दिलवाई कि आपने बेसिकली आपने आईना दिखाया कि भाई तुम्हारे दिए हुए सारे सिस्टम हमने फेल कर दिए, ठीक है। तो भाई उन कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस मार्केट है वो गिर रही है, अमेरिका को बिजनेस का लॉस हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि भाई तुम ये बोलो, तो उसने वो बोल दिया। अब वो डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद ने बोल तो दिया उसने, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो आने वाले टाइम में ये पे करते रहेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम उसकी ये है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है बैक होम वो लोवेस्ट है। ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का भी कोई फायदा हुआ नहीं उसको, क्योंकि उसका भी जो क्रेडिट है वो सारा एयरफोर्स को गया है, आर्मी के पल्ले कुछ भी नहीं है। भले ही फोटो सारी इसने खिंचाई हो, फील्ड मार्शल ये बन गया हो, लेकिन उसका क्रेडिट सारा वहां पे एयरफोर्स खा रही है। सो द थिंग इज कि आसिम मुनीर चूंकि इतना फंसा हुआ है इतनी चारों तरफ से कि अब उसको ट्रंप की भी नौकरी करनी पड़ रही है, अपनी डोमेस्टिक आवाम को भी खुश रखना पड़ रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसने। और डोनाल्ड ट्रंप जिस टाइप के थैंकलेस इंसान हैं, आप मुझे बताइए कि उनकी पिछली कैबिनेट में जितने भी लोग थे उनमें से कौन है जो अभी है मस्त से दोस्ती नहीं रही उनकी। इस कैबिनेट में जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उसमें से कितने हैं? मार्को रूबियो जैसे आदमी को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना रखा है। कैन यू इमेजिन द सीरियसनेस ऑफ द पर्सन? तो उसने अपने मिनियंस बिठा रखे हैं चारों तरफ, जिनका सिर्फ एक काम है कि दिन रात उसकी तारीफ करें, उससे कसीदे पढ़े, जहां पे भी जाएं। आई मीन इट्स एन एब्सोल्यूट जोक जो करंट यूएस एस्टैब्लिशमेंट है। आपने रिसेंट कैबिनेट मीटिंग देखी थी, ही वाज सिटिंग एंड एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग हिम वन आफ्टर अनदर कि अंडर योर प्रेसिडेंसी हमने ये कर दिया, अंडर योर प्रेसिडेंसी हमने ये कर दिया। सो आई मीन अमेरिकन डेमोक्रेसी हैज बिकम अ जोक अंडर डोनाल्ड ट्रंप। तो हमें बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं सर ने जो बात कही ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नहीं मेक ट्रंप ग्रेट। हाँ, क्योंकि अब सिंपल सा फंडा है, लेगेसी बचेगी, तीसरा बार राष्ट्रपति बनना नहीं है। सर हमारी चीफ ने भी तो इस बीच में एक बयान दिया है, ठीक है, वो लोग अपना जो कुछ बोल रहे हैं ठीक, लेकिन हमारे चीफ ने कहा कि अगला युद्ध जल्द ही हो सकता है और ये युद्ध पूरे देश को लड़ना होगा और सबको तैयार रहना होगा। बिल्कुल। तो ये जो आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है उसको अगर आप इस हिसाब से देखें कि अगर कोई भी सिचुएशन आ सकती है और उस सिचुएशन के लिए अभी होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसे बोलना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और हर ऑपरेशन के बाद जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे थे वो एक तरीके से पुराने ऑपरेशन की सिखलाइयों के बारे में बोल रहे थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और पूरे देश को एक इकट्ठा होके इस लड़ाई को लड़ना है, अगली लड़ाई जो भी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने अभी ये दे दिया है अल्टीमेटम कि भाई कोई भी टेरर एक्ट उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उस हालत में हमारी भी जो रेडीनेस लेवल है वो बढ़ जाती है। और इसी को मेरे विचार से वो कन्वे करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपने बोल तो दिया एक बार, लेकिन अब कभी बड़ा कोई भी टेरर हमला होता है तो देश ये उम्मीद भी करेगा ना कि आप एक्शन लीजिए उसी मुताबिक, और एक्शन लेंगे तो उसके सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये हो गया तैयारी की बात। अभी मैं इसी ट्रंप वाली ही बात पर मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका अभी नीचे गिर रहा है, ट्रंप के नीचे, और उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो रही है। सिर्फ ट्रंप की खुद की इकोनॉमी बढ़ रही है, उनकी जो खुद की पर्सनल वेल्थ थी वो तकरीबन 3-4 गुना बढ़ चुकी है, बाकी सब कुछ डाउन हो रहा है। ये जो टैरिफ वॉर है, इसका एक और एंगल है जो बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आया है, वो ये है कि ये बिजनेसमैन हैं, तो इन लोगों का क्या होता है कि अगर आपको ये पता हो कि किस कंट्री के शेयर गिरने हैं
और किसके बढ़ने हैं, तो आप उसी मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रंप और इनके जो कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, ये गेम खेल रहे हैं कि जब भी, क्योंकि जब आप, ट्रंप को पता है कि मैं अनाउंस करूंगा तो उस कंट्री के, अगर टैरिफ अनाउंस करूंगा तो उस कंट्री के शेयर गिरेंगे, अगर माफ कर दूंगा या पोस्टपोन करूंगा तो उस कंट्री के शेयर बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक गेम चल रहा है। और इस गेम में इस जो टैरिफ का सिचुएशन है वो इस हिसाब से भी वो आंका जा रहा है कि कई सारे टैरिफ ऐसे हैं जहां पे आपको कोई लॉजिक नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ नहीं पता कि अंदर ही अंदर कितने करोड़ों रुपए और अरबों रुपए इन्होंने वहां पर इन्वेस्ट करके उस टैरिफ को ऊंचा कर दिया, या उस कंट्री के शेयर को ऊंचा कर दिया, या उस कंट्री के शेयर को गिरा दिया। तो ये एक और गेम चल रहा है। तीसरी चीज ये है कि जैसा कि इन्होंने बताया, बिल्कुल सही है कि देखिए उन्होंने 3 साल से ज़्यादा नहीं रहना है। मैं अभी कुछ दिन कल परसों एक इंटरनेशनल डिबेट में था जिसमें मेरे साथ चीनी भी थे, और एक चीनी बड़े फेमस आदमी हैं वो, उन्होंने ये बोला कि ये सारा जो ये गड़बड़ चल रही है, विद इन नो टाइम ही हैज़ टू चेंज, ही विल बी एबल टू, ही हैज़ टू बी चेंज, बिकॉज ये नहीं कि ट्रंप बदली होंगे, ट्रंप को अपना रवैया बदली करना पड़ेगा। ट्रंप घर को आएंगे, हाँ, लौट के घर को आना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप ये देखिए अभी 5-6 महीने जितना ये अड़फड़ा, जैसे बोलते हैं ना, फड़फड़ा रहे हैं, वो अगले 5-6 महीने की बात है। उस 5-6 महीने के बाद में इनको आज परेशानी पड़ेगी नेक्स्ट इलेक्शन की, क्योंकि उस इलेक्शन में अगर इनकी पावर चलेगी तो ये लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और 99% अभी तक के हालात ये बता रहे हैं कि वो पावर जाएगी, तो उसमें इनको अभी परेशानी होगी। और तब तक अगर ये एस्केलेशन नहीं हुआ, इन्होंने एक हिसाब लगाया था कि पहले टैक्स माफ करा, उससे $5 ट्रिलियन डेट बढ़ा। अब इन्होंने इनका ये हिसाब था कि इतना टैरिफ होगा और टैरिफ से मैं 5 ट्रिलियन कमाऊंगा, और मैं एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, पैसा तो सारा अमेरिका में नहीं देना है। से पहले मतलब फड़फड़ाती से, लॉ बुझने से पहले फड़फड़ाती है। अब वो तो फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि अब चीजें उनकी सब कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। पुतिन मान नहीं रहा है, ज़ेलेंस्की मान नहीं रहा है, और वहां पर अगर वो ये चाह रहे थे कि अगर रशिया का कुछ से साथ कुछ हो जाता है तो मैं टैरिफ घटा भी सकता हूं इंडिया का, क्योंकि मेरे को फेस सेविंग मिल जाएगी। अब वो फंस गए हैं कि बेइज्जती कैसे कराऊं मैं टैरिफ घटा के। तो अब दिक्कत तो ये है कि अभी ईगो इतनी हर्ट तो उस 35 मिनट के फोन कॉल में हो गई, जहां पे हमने कह दिया कि मध्यस्थता भी नहीं, तुमने सीजफायर भी नहीं कराई, तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं, जो अपनी मर्जी अपने मुल्क तक चलाओ। तो ईगो हर्ट है। अब जब पुतिन, जिनपिंग और मोदी जी तीनों की तस्वीर आएगी आने वाले दिनों में, तो फिर भाई का क्या हाल होगा? देखिए अभी से चिंताएं बढ़ गई हैं वहाँ पे, और जो अमेरिका के अंदर भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ इंडियन ओरिजिन पीपल भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ट्रंप ने जो 20 साल में अमेरिका ने किया भारत को क्लोज लाना, जब 2005 से हमारा 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था सिविल न्यूक्लियर, और उसका कितने सारे एग्रीमेंट हुए, कम्युनिकेशन पे, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस पे, साइबर सिक्योरिटी पे, और वो सारा का सारा मेहनत जो है ट्रंप साहब ने पिछले कुछ महीने के अंदर खत्म कर दिया। लेकिन ट्रंप को एक जो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक आई थी बहुत अच्छी एडिटोरियल, उसमें उन्होंने कहा था कि ही नीड्स टू बी चेंज, ही इज नॉट फिट टू बी द प्रेसिडेंट। ये वर्ड एग्जैक्ट थे उनके, ही इज नॉट फिट टू बी द प्रेसिडेंट। अब मैं इस पे 1-2 चीजें भी कहना चाहता हूं। अब पाकिस्तान के मुनीर भी जो है उनको इनकी शय मिली हुई है। हाँ। तो उन्होंने एक चीज कही थी कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू दी पॉलिटिशियंस, ये भी उन्होंने वहां पे कही है। और दूसरी चीज कही थी कि जब भारत के साथ अगर कोई भी युद्ध हुआ, इस बार जो युद्ध है वो ईस्ट से शुरू होगा। हाँ। और साथ में उन्होंने कहा था, और ईस्ट में है क्या, हमारी 4 रिफाइनरीज हैं, चाहे वो डिग बॉय की हो, गुवाहाटी की हो, या न्यू बोगंगमाओ की हो, या और 39 ऑयल फील्ड्स है हमारे पास, और ईस्ट के जो हमारा ऑफशोर एरिया उसमें भी काफी ऑयल है। तो ये उनका जो एम है अब भारत की इकोनॉमी को टारगेट करने का है, चाहे वो हाइब्रिड वॉरफेयर से हो, चाहे वो एक प्रॉपर कन्वेंशनल वॉरफेयर से हो। तो ये धमकी उन्होंने दी है, लेकिन क्या हम इस धमकी को सीरियसली लें? अच्छा, लास्ट टाइम जब बात हुई थी, उन्होंने का भी नाम लिया। हाँ, उन्होंने लिया था, और जुगुलर वेन की जब बात आई थी पिछली बार, तो उसके बाद क्या हुआ, पहलगांव अटैक हो गया। पिछली बार जब उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के साथ बात की थी 2 नेशन थ्योरी की, और साथ में यह भी कहा था कि कश्मीर इज जुगलर वेन, तो क्या हुआ, पहलगांव हो गया। इस बार जब फिर से उन्होंने जुगलर वेन की बात की है, तो क्या अब हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ पाकिस्तान ऐसा करेगा जिससे भारत को उकसाएगा ताकि कोई एक्शन हो? इसी वजह से हमारे आर्मी चीफ ने बहुत क्लियरली बोल दिया है। और इसी में बिल्कुल मैंने आपके चैनल पर भी कहा हुआ है कि इस बार वो डायरेक्ट हमला शायद ना करें। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बांग्लादेश की साइड से आएगी, या नेपाल का जो बॉर्डर है उधर से कुछ इस किस्म से, कि डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान के ऊपर इस्टेब्लिश ना हो, और
जो ये हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, एक्ट ऑफ वॉर वाला, तो वो एक्ट ऑफ वॉर वाली बात भी ना रहे और कहानी काम कुछ भी हो कहीं और शुरू हो जाए, काम भी हो जाए, कुछ इस किस्म से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है, उसके बहुत सारे जो लोग हैं, सैकड़ों के तादाद में, उनकी ट्रेनिंग भी जो है तरबेला में, जहाँ पे उनका एसएसजी का रेजिमेंटल सेंटर है, उनकी स्पेशल फोर्सेस का, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग पिछले लगभग 1 साल से चल रही है। और बहुत सारा जो असलाह है और बहुत सारा जो आप कह लीजिए कि बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स आप कह लीजिए, वो भी जो है वो बांग्लादेश जो है वो कई शिपमेंट्स में वो पहुंचा रहे हैं। ओके। और ये प्लानिंग उनकी पिछले 1 साल से चल रही है। और ये बांग्लादेश के बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स ने बार बार रिपोर्ट किया अपने लोकल बांग्ला अखबारों में कि जी ये हमारे यहाँ से लोग जो है ये सैकड़ों के तादाद में भर भर के ये पाकिस्तान जा रहे हैं। और वहाँ पे ये जब उनसे बात करी तो कहीं उन्होंने बताया कि हम तरबेला में थे और एसएसजी के रेजिमेंटल सेंटर में हमारी ट्रेनिंग हुई है 6-6 महीने की। सो जैसे कि दौराए आम और दौराए खास लश्कर तैयबा का था कि भाई 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग करके आप उनको पुश करते थे इंडिया के अंदर, तो वो सेम फॉर्मूला अब बांग्लादेश से शुरू किया जा रहा है। और देखिए इसका एक इतिहास भी है। हम लोग को चूंकि अब आदत हो गई थी एक पीसफुल बांग्लादेश के साथ रहने की, तो हमें ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तक बांग्लादेश नहीं बना था तब तक आपकी सारी नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी इंसर्जेंसीज थी वो सारी की सारी जो है वहीं से फंड होती थी, वहीं से ऑपरेट होती थी और आईएसआई उनको चलाती थी वहां बैठ के। यानी अब अगला हमला, जैसे सर ने भी कहा, और की बात को अगर हम समझें तो हमें तैयार रहना चाहिए कि बांग्लादेश के रास्ते में, यानी कि आतंकी टेरर कैंप अब पीओके और पाकिस्तान में ना होकर बांग्लादेश की तरफ से आएंगे जी। और उस इलाके को अपने टारगेट पर लेंगे। ये डर्टी गेम चल रहा है। एक रंगपुर में इन्होंने एक एयरफील्ड, लाल मनोहर करके एक एयरफील्ड है, हाँ। उसको ज्वाइंटली चीन के साथ कंस्ट्रक्ट करना, और उसमें आईएसआई के भी वहां पे टीम गई थी देखने के लिए। वो बिल्कुल चिकन नेक के बिल्कुल हाँ, पास है, धमकी वहां भी दी से थी भाई। हमारी जो कोर है उसके मॉनिटर भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आईएसआई इस समय बहुत क्लोजली लिंक हो गया है बांग्लादेश के अंदर। मैं वहां 3 साल रहा हूं बांग्लादेश के अंदर, लोग नहीं चाहते वहां पे। और जो आप बात कर रहे थे जमात इस्लामी की, सिर्फ 10 से 12% ही पॉपुलैरिटी है उसकी, लेकिन उनका इतना कोर्जन है, इतना होल्ड है और इतना इस्लामिस्ट एटीट्यूड है कि लोग डरते हैं उनसे। और अब की जो गवर्नमेंट है यूनुस की, जो कि यूनुस अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बांग्लादेश को ऊपर लेके आ रहा हूं, और इलेक्शन भी आने वाले हैं फरवरी तक, तो पार्टी कौन सी आएगी? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि जियाउर रहमान की पार्टी है और जिसके क्लोज लिंक्स पाकिस्तान के साथ हमेशा रहे हैं। आईएसआई के साथ खालिदा जिया का बेटा जो लंदन में रहता है, वो उसका घर का खर्चा चलाती है आईएसआई। मतलब उसको जो वो गाड़ी चलाता है वो गाड़ी आईएसआई की खरीद के दी हुई है। उसका जो दुबई में घर है वो आईएसआई ने दिया हुआ है। एंड उनको पाल के रखा हुआ है पिछले 25 साल से उन्होंने। आपको पता है लंदन कितना महंगा शहर है, वहां पे अगर 25 साल से किसी को पाल के रख रहे हैं और एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आईएसआई की इंश्योरेंस पॉलिसी थे, अब वो उनको ही वो वापस सत्ता में उनको लाना है। और आज भी जो बांग्लादेश है बाई डिफॉल्ट वही चला रहे हैं। जिस दिन शेख हसीना वहां से निकली है उसके अगले दिन उसने फ्लाइट पकड़ी है ढाका जाने की। जब तक वो थी वहां पे तब तक नहीं जा रहे थे। तो ये और ये सारा खेल अमेरिका का किस तरह से फंडेड था? ये तो विक्टोरिया न्यूलैंड थी एक उनके बारे में अब क्या मैं बोलूं, ठीक है। डोनाल्ड लू और विक्टोरिया न्यूलैंड, ये जो नियोकॉन्स है ना, ये खैर डोनाल्ड ट्रम्प नियोकॉन नहीं है, लेकिन जो नियोकॉन्स हैं बेसिकली उन्होंने पूरी यूएस एस्टैब्लिशमेंट को ना बिल्कुल समझ गले से पकड़ा हुआ है। और ये सारी पॉलिसीज उनकी ही बनाई हुई हैं। एंड दुनिया में आपने पिछले 25-30 साल में जितना भी तमाशा देखा है, बिल क्लिंटन ऑनवर्ड्स, ये सब उन नियोकॉन्स की बनाई हुई पॉलिसी का है, और जिसकी कीमत जो है पूरी दुनिया चुका रही है जस्ट टू फिल देयर कॉफर्स। इनके बिजनेस इंटरेस्ट जो सर बता रहे थे कि ये स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी और ये सब। अब आप देखिए अमेरिका का जो डेट है कल वो $37 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। आई मीन अमेरिकन इकोनॉमी इज बबल पे, बिल्कुल एक वो डॉलर के दम पे वो सरवाइव कर रहे हैं कि भाई डॉलर छाप के, लेकिन कितने दिन छापेंगे? आपकी इकोनॉमी का डबल हो गया डेट आपका। सो आई मीन लेकिन ये नियोकॉन्स का पेट नहीं भरता। चलिए एक बार फिर से मुनीर साहब पे लौट आते हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी मेजर थ्रेट इनमें हवा तो भर रहे हैं ट्रंप, लेकिन मेजर थ्रेट यही है। अब भाई इस आदमी का करें क्या जिसकी सोच ये है, वो अपने आप को खुद कूड़े की गाड़ी मान रहा है, वो खुद हिंदुस्तान को मर्सिडीज बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि
हम एक मतलब कूड़े से भरा हुआ डंप ट्रक है, अगर जाके मर्सिडीज में लगेंगे तो नुकसान किसका होगा? तो सोचिए उसकी सोच क्या है। बिल्कुल। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं, हमने बात करी थी कि आतंकवाद को हम रोकेंगे, हमने बात करी और हमने बड़ा अच्छा एक्शन भी लिया, हमने 9 टेरर टारगेट्स को भी मारा और उसमें अंदर 100 आतंकियों को भी एकदम तबाह और बर्बाद कर दिया। यहां तक कि बेचारा मसूद अजहर भी रो रहा था कि अल्लाह उनका मुझे फील्ड मार्शल तो फिदायीन दस्ते की तरह से बात कर रहा है। बिल्कुल, और उनके आर्मी ऑफिसर्स भी वहां पे थे। मेरे हिसाब से पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा और उनको न्यूक्लियर वेपन उनकी सेफ्टी है, तभी वो न्यूक्लियर ब्लफ हमेशा करते रहते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, सभी प्लानर्स के साथ, इस बार प्लीज डिफरेंशिएट मत करिएगा बिटवीन मिलिट्री एंड टेररिज्म, टेररिस्ट। इस बार आप गिन के लेके चलिए कि आसिम मुनीर भी आतंकवादी है, क्योंकि वो सरंगना इन सब का मेन पपेटियर है, मेन कंट्रोलर है। आसिम मुनीर हो गया, आसिम मलिक हो गया, या फिर जितने भी इनके कोर कमांडर हैं, हमें उनको नहीं छोड़ना और शायद इस बार हम उनको छोड़ेंगे नहीं, अगली बार कोई आतंकी हमला हुआ। सर, अब ऐसे आदमी के साथ जो खुद फिदायीन दस्ते की तरह से बात कर रहा है कि सुसाइडल बॉम्बर हो, मैं तो बनूंगा तो सुसाइडल बॉम्बर का इलाज क्या करें? सुसाइडल बॉम्बर का इलाज सुसाइडल बॉम्बर की तरह ही होगा। अभी हमारी टर्न नहीं है, क्योंकि अभी टीटीपी और बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी की टर्न है, वो उसका इलाज कर रहे हैं, तसल्ली से कर रहे हैं। हमारी टर्न आएगी। अभी प्रधानमंत्री ने बोला है उनको, नेवी के चीफ को, भाई तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो अभी नंबर आने की वेट कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट टाइम जब ये होता है तो कराची नहीं रहेगा, कराची तालाब बन जाएगा। तो वो भी है कि, और समुद्री तालाब बनेगा कराची। तो ये तो इंतजार करना होगा। अभी हम अपना कह रहे हैं, इंतजार करना पड़ेगा कि अगर वो एस्केलेशन करने की सोच रहे हैं तो एस्केलेशन करने के भाई धमकियां तो बिल्कुल क्लियर हैं। आपका कराची नहीं बचेगा, आप खुद नहीं बचेंगे। अगर हमारा मिसाइल जो है वो आपके किराना हिल के नज़दीक पहुंच सकता है तो वो रावलपिंडी में तुम्हारे घर में भी पहुंच सकता है। आसिफ मुनीर जी, तो आप जग जाओ। आप भी आप अपने सुर में बोले जा रहे हो और किसी और के दम पे बोले जा रहे हो। हम तो अपने घर में रख के बैठ के बोल रहे हैं। तो चलिए, ख्याली पुलाव है, पकाने दीजिए उन्हें, उसमें दमखम कुछ है नहीं, सपने ही देख सकते हैं फिलहाल। आप सभी इस कॉफी पर चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।